तारा एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसने अपनी मर्जी से रमेश नाम के लड़के से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रमेश की माँ नहीं चाहती थी कि तारा, जो कि एक गरीब घर की लड़की है, वो आशा की बहू बने, और इसलिए आशा तारा को परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे ओ तारा बहू, तू इस घर की महारानी नहीं है, बहू रानी है। इसीलिए इस घर के तौर तरीके तू जितनी जल्दी सीख जाए उतना अच्छा होगा तेरे लिए। जी माँ जी। जी माँ जी क्या लगा रखा है? चुपचाप से घर के काम कर जाकर। आशा के कहने पर तारा किचन में चली जाती है, पर तारा ने तो पहले ही घर के सारे काम कर रखे थे, तो वो क्या करती, इसलिए वो रसोई में जाकर अपने पति रमेश को फोन करती है और वीडियो कॉल पर उससे बात करने लगती है। उसकी आवाज आशा के कानों में जाती है और आशा छुप कर देखती है कि तारा रसोई में क्या कर रही है। जब वो तारा को रमेश से बात करते हुए देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। इस मनहूस को मैंने कहा था कि घर में काम कर, पर ये खुद को कुछ ज्यादा ही तेज समझती है। रसोई में आकर मेरे बेटे से बात कर रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इससे मैं अपने बेटे का पीछा कैसे छुड़वाऊं, पर फिलहाल तो मुझे अभी इसको अपने बेटे से बात करने से रोकना होगा। अब आशा तिल मिलाती हुई रसोई में जाती है और प्यार का झूठा दिखावा करते हुए तारा से कहती है, अरे तारा बहू, तू रसोई घर में है? मुझे लगा तू अभी तक आराम ही कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, लगता है तू मेरे बेटे रमेश से बात कर रही है। तू रमेश से बात कर ले, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। आशा की ऐसी बातें सुनकर तारा को अपने कानों पर यकीन नहीं होता और वो भी अपनी सास को कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए जल्दी से रमेश का फोन रख देती है और खुद चाय बनाने के लिए चली जाती है। और तभी आशा उसका फोन लेकर तोड़ देती है। ये देख तारा आशा से कहती है, माँ जी आपने मेरा फोन क्यों तोड़ दिया? ताकि तू मेरे बेटे से बात ना कर सके। मुझे तो पहले से ही तू पसंद थी नहीं, और ऊपर से अब मुझे तेरी हरकतें भी पसंद नहीं है। अब तू देखना कैसे मैं तुझे अपने बेटे से दूर करती हूँ। आशा का ये रूप देखकर तारा बहुत डर जाती है कि कहीं सच में रमेश उससे दूर न चला जाए। इसलिए रात को जब रमेश घर आता है तो सारी बात तारा रमेश को बताती है, पर रमेश को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। और तभी वहाँ आशा आ जाती है और रमेश से कहती है, रमेश बेटा, शर्मा अंकल ने तेरे लिए एक कंपनी में बात की है, इसीलिए तुझे शहर जाना पड़ेगा नौकरी करने के लिए। वो कंपनी बहुत अच्छी है। देख बेटा, ये मेरी इज्जत का सवाल है, इस बार मेरा कहना मत टालना। माँ, मुझे तारा मिल चुकी है, इसलिए अब मैं आपका कहाँ मानूंगा। अब बेफिक्र रहिए, बस आपसे एक गुजारिश है, मेरे जाने के बाद आप मेरी तारा का ख्याल रखना, ये बहुत मासूम है। रमेश बेटा, तू चिंता मत कर, अब तारा भी तो मेरी बहू है ना। पता है माँ। अच्छा माँ, तारा का फोन पता नहीं कैसे टूट गया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाने से पहले तारा को एक फोन दिला दूँ। आपको इससे कोई आपत्ति तो नहीं? अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? भला मुझे क्या आपत्ति होगी? तारा आखिर तेरी बीवी तो है। इस तरह से रमेश तारा को एक और नया फोन दिला देता है और अपनी माँ के कहने पर गांव से दूर शहर चला जाता है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और अब आशा तारा के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। अब ना तो वो उसे खाने को देती है और ना ही उसे रमेश से बात करने देती है, बस पूरा दिन काम ही करवाती है। ऐसे ही एक दिन, हे दुर्गे माँ, क्या मैंने रमेश से शादी करके कोई गलती की है? माँ जी मुझ पर इतना अत्याचार करती हैं, आखिर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। माँ जी ने रमेश से पता नहीं कौन सी बात कह दी जिससे वो अब मुझसे कोई बातचीत ही नहीं करते। मेरा फोन भी अब माँ जी के पास है, रमेश जी का फोन भी नहीं आता मेरे पास। इस फटे हुए कपड़े में कहाँ जाऊँ? अपने गरीब माँ बाप के पास तो जा ही नहीं सकती मैं। अब आप ही कोई रास्ता निकालो। तारा रोते हुए दुर्गा माँ के सामने बेहोश हो जाती है और तारा के सपने में दुर्गा माँ आती है, जो कि तारा से कहती हैं, बेटी तारा, तुम्हें जितनी मुश्किलों का सामना करना था तुम कर चुकी हो। अब तुम्हें अपनी सास से अलग होना होगा। जिस दिन
तुम अपनी सास से अलग होगी और मेरी मूर्तियों की खेती करोगी, उस दिन रमेश को अपने आप सब पता चल जाएगा और वो दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आएगा। इतना बोलकर माँ दुर्गा सपने में तारा को एक चावल का दाना देती है। अब जैसे ही तारा को होश आता है, वो अपने हाथों में चावल का एक दाना देख उनसे बोलती है, हे माता, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब समय आ गया है अत्याचार ना सहकर अपनी एक नई दुनिया बनाने का। इस तरह से तारा वो एक चावल का दाना लेकर घर से निकलती है और जैसे ही तारा घर छोड़कर जाती है, आशा की सारी संपत्ति भी उससे छीन जाती है। वहीं दूसरी ओर जहां पूरे खेत की खेती करके तारा दाने के रूप में सिर्फ एक चावल का दाना डालती है, तो वहीं बेचारी आशा एक एक दाने की मोहताज हो जाती है और लोगों से भीख मांगने लगती है। पर इन सब से बेखबर तारा जब अगली सुबह अपने खेत को देखने जाती है, तो वो देखती है कि उसके खेत में कई सारे भगवान की मूर्तियां हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं। जादुई मूर्तियों की खेती देख तारा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसमें से एक मूर्ति तारा से कहती है, तारा मेरी बच्ची, हैरान क्यों होती हो? भूल गई जब माँ दुर्गा स्वयं तुम्हारे सपने में आई थी? ये उसी जादुई दाने का कमाल है और ये सारी ही मूर्तियाँ जादुई है। इन जादुई मूर्तियों को तुम बेच सकती हो। मेरे पास तो एक ही चावल का दाना था और मैं उससे खेती कर चुकी हूँ, और अगर मैंने इन सभी मूर्तियों को बेच दिया तो मैं उन पैसों से आजीवन अपना गुजारा नहीं कर सकती। तारा मेरी बच्ची, हम जादुई मूर्तियाँ हैं। तुम जिस जगह से मूर्ति को निकाल कर बेचोगी, उस जगह एक और नई मूर्ति पैदा होगी और इस तरह से तुम्हारी जादुई मूर्ति की खेती आजीवन तुम्हारे साथ ही रहेगी। तुम्हारे पति की आंखों पर जो तुम्हारी सास ने पट्टी बांधी है वो हट जाएगी और तुम्हारी सास को भी अकल आ जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने वाली है मेरी बच्ची, पर इसके लिए तुम्हें अपनी की हुई खेती की कटाई करनी होगी। इसीलिए तुम इस खेत की सारी मूर्तियों को बेच दो ताकि नई मूर्तियों के साथ तुम्हारे जीवन का नया सूर्य उदय भी हो। मूर्तियों की बात सुनकर तारा बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपनी जादुई मूर्तियों की खेती में से सारी मूर्तियां निकालकर बेच देती है। अगली सुबह जब तारा उठती है तो वो देखती है कि एक बार फिर उसकी जादुई मूर्तियों की खेतियों में मूर्तियां उत्पन्न हुई है। साथ ही रमेश भी उसके पास आ चुका है और अब आशा भी उससे अपनी गलतियों की माफी मांगती है। तारा, मुझे माफ कर दो। जब माँ ने मुझे तुम्हारी फोटो भेजी जिसमें तुम किसी और आदमी के साथ थी, तब ना चाहते हुए भी मैंने माँ की बातों पर यकीन कर लिया। पर जब माँ ने मुझे फोन करके सारी सच्चाई बताई तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहकर यहीं पर काम करूंगा ताकि अब कोई और हमें जुदा ना कर सके। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। जिस दिन तूने घर छोड़ा उसी दिन मैं रोड पर आ गई। न जाने तेरे जाने के बाद ऐसा क्या हुआ जो माँ लक्ष्मी मुझसे रूठ गई। रमेश और आशा को देख तारा को मूर्ति की बात याद आती है और वो अपनी सास और पति को माफ कर देती है, जिसके बाद सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनुष्का अपनी सास तारा और पति अशोक के साथ रहा करती थी। अनुष्का और उसका परिवार बहुत गरीब था। अशोक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जिस वजह से उसने अपनी माँ से जलेबी बनाना सीखकर अपना खुद का एक छोटा सा ठेला खोला था और अब वह सुबह से शाम तक रोड पर खड़े होकर गर्मा गर्म जलेबी बेचा करता। ऐसे ही एक दिन, अच्छा अनुष्का, माँ मैं जा रहा हूँ। आज मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ग्राहकों की लाइन लग चुकी होगी मेरी जलेबियों के लिए। आप दोनों दोपहर में मेरा खाना लेकर आ जाना। अरे पर कुछ खाकर तो चले जाइए। अनुष्का जल्दी से खाना लेकर आती है, लेकिन तब तक अशोक अपना ठेला लेकर निकल चुका होता है। इसी तरह से अशोक गर्मा गर्म जलेबी बेच रहा होता है और खाने वालों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसमें से एक व्यक्ति अशोक से बोलता है, अशोक भाई, मैंने इस गांव की हर दुकान की जलेबी खा रखी है, पर तुम्हारे हाथ की जो जलेबियां हैं उसकी बात ही अलग है। ऐसा क्या डालते हो अपनी जलेबी में? भाई मेरे हाथ की जलेबी में फर्क तो होगा ही ना। आखिर मैंने अपनी ये रेसिपी अपनी माँ से जो सीखी है।
मैं बहुत छोटा था जब हमारे गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसमें मैं और मेरी माँ हमारे पिता से बिछड़ गए। बस तभी से मेरी माँ जलेबियां बनाकर उन्हें बेचने लगी। वो मुझे ज्यादा पढ़ा लिखा ना सकी, जिस वजह से मेरी कहीं अच्छी नौकरी नहीं लग सकी। अच्छा, फिर शादी के बाद भी ऐसे निठल्ला बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने अपनी माँ की ये स्पेशल रेसिपी बनानी सीखी और अब इस जलेबी को बेचकर मैं अच्छे से अपना घर चला पा रहा हूँ। आज भी हम गरीब हैं, पर मैं अपनी माँ और बीवी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता। अरे क्या बात है भाई, भगवान करे तुम्हारा जलेबी का व्यापार ऐसे ही चलता रहे और तुम अपनी खुद की एक छोटी सी दुकान भी खोल लो। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम को आऊंगा, मेरी 1 किलो जलेबी पैक करके रखना। इस तरह से वो व्यक्ति अशोक से बातें करके चला जाता है। अशोक का व्यवहार अपने ग्राहकों के लिए काफी अच्छा था, इसलिए उसके ग्राहक भी उसे जुड़ चुके थे। वैसे अब जब भी अशोक जलेबी के ठेले लेकर आता तो उसके ग्राहक उससे काफी देर तक बात किया करते। अब दोपहर में अनुष्का खाना लेकर आती है और अशोक को ग्राहकों के साथ ऐसे हंसकर बातें करते हुए देख अशोक से बोलती है, क्या बात है, लगता है अब तक आपको भूख नहीं लगी है। जब तो सुबह से भूखे होने के बावजूद भी ग्राहकों के साथ ऐसे हंसकर बातें कर रहे हैं। अरे नहीं अनुष्का, भूख तो बहुत जोर की लगी है। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम खाना लेकर आ गई। अभी भीड़ कम है, तुम मेरा खाना लगा दो, आज हम दोनों साथ में ही बैठकर खाएंगे। इस तरह से अशोक और अनुष्का बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। अनुष्का और अशोक की जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, पर अनुष्का की खुशियों को शायद किसी की नजर लग जाती है। ऐसे ही एक दिन अनुष्का अपने घर में काम कर रही होती है कि तभी उषा आंटी हड़बड़ाते हुए आती है। तारा बहन, अनुष्का बहू, वो अशोक के पूरे शरीर पर गरम तेल की कढ़ाई गिर गई है। अशोक का पूरा हाथ और शरीर जल चुका है। उसे पास के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। अब तारा और अनुष्का भागते हुए हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि अशोक के दोनों हाथ और आधा शरीर पूरी तरह से जल चुका है। ये देख तारा और अनुष्का रोने लगती हैं और अशोक अपनी माँ और अनुष्का को दिलासा देते हुए बोलता है, अरे आप दोनों रो क्यों रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शरीर में इतने जख्म हो गए हैं, पर फिर भी तू बोल रहा है कि मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, तू किस मिट्टी का बना है? माँ, जो होना था वो हो गया। अब रो कर के क्या फायदा? वैसे भी डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि बहुत जल्द मेरे घाव ठीक हो जाएंगे। बस मुझे चिंता तो इस बात की हो रही है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक मेरा घर कैसे चलेगा। तू बस अपनी चिंता कर, घर चलाने के लिए अब भी तेरी माँ जिंदा है, समझा तू? इस तरह से तारा और अनुष्का डॉक्टर से बात करके अशोक को घर ले जाते हैं। अशोक की दवाई और उसके जख्म भरने की दवाई काफी महंगी होती है और इसलिए अनुष्का अपनी सारी सेविंग्स अशोक की दवाई में लगा देती है। लेकिन अनुष्का और तारा के सामने अब भी एक चिंता थी कि घर कैसे चलेगा। माँ जी, इतने दिनों में मैंने जो भी पैसे बचाए थे उन सभी पैसों से मैंने अशोक जी की दवाई ले ली, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब घर कैसे चलेगा। घर में अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है, ऊपर से अशोक जी की दवाइयों का खर्चा आप तो जानती ही है ना। बहू, जब मैं और अशोक तेरे ससुर से अलग हुए थे तब मैंने अकेले अशोक को पाला था, जलेबियां बेचकर। इसीलिए आज जब मेरा बेटा लाचार है तो एक बार फिर मैं जलेबियां बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभाल लूंगी। हाँ माँ जी, आप अकेली नहीं है, अब से हम दोनों सास बहू मिलकर जलेबी बेचा करेंगी। अब इस तरह से अनुष्का और तारा मिलकर जलेबियां बेचना शुरू कर देती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब तारा और अनुष्का जलेबी बेच रही होती है तब एक औरत आती है और उनसे बोलती है, ये ठेला तो अशोक भाई साहब का है, अशोक भाई साहब कहाँ गए? मैं अशोक की माँ हूँ। कुछ समय पहले एक हादसे में मेरे बेटे का पूरा शरीर जल गया, जिस वजह से वो जलेबी नहीं बेच पा रहा और इसीलिए अब हम दोनों सास बहू जलेबियां बेचने का काम कर रही हैं। बताइए आप कौन से क्या काम है? दरअसल कल ठाकुर राम दयाल के घर कीर्तन और भंडारा है और राम जी के घर जब भी भंडारा और कीर्तन होता है तो राम जी अशोक भाई साहब को ही जलेबी का ऑर्डर देते थे। मैं बस इसीलिए यहाँ आई थी। कोई बात नहीं, इस बार हम सास बहू ठाकुर राम दयाल का ऑर्डर पूरा करेंगे। ठीक है,
अगर अब अशोक भाई साहब नहीं है तो आप दोनों कल शाम तक 20 किलो जलेबी ठाकुर रामदयाल के घर लेकर पहुंच जाना। आप हमें एड्रेस दे दीजिए, हम समय पर आपको आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचा देंगे। इस तरह से वो औरत एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है। अब घर जाकर अनुष्का और तारा ये खबर अशोक को देती हैं। अब दोनों सास बहू अगले दिन सुबह जल्दी उठकर 20 किलो जलेबियां बनाती हैं और शाम को जलेबियां लेकर ठाकुर रामदयाल के घर जाती हैं। लेकिन जब ठाकुर रामदयाल तारा को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो तारा को गले लगाकर उससे बोलता है, तारा तुम ठीक हो, तुम जिंदा हो, पर हमारा बेटा कहाँ है? तारा तुम नहीं जानती, बाढ़ खत्म होने के बाद मैंने तुम्हें और अपने अशोक को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम दोनों मुझे कहीं नहीं मिले और आज इतने दिनों बाद तुम यहाँ। मैंने भी आपको बहुत ढूंढा पर आप नहीं मिले। बस तब से मैंने अकेले अशोक को पाला और ये देखो, ये है अनुष्का, हमारी बहू। मेरी बहू? पर तारा तुम दोनों यहाँ कैसे? पिताजी, आपने जो जलेबी का ऑर्डर दिया था वो हमें ही दिया था। इसका मतलब जलेबी बेचने वाला अशोक मेरा ही बेटा है। तभी उसकी जलेबी में मुझे वही स्वाद आता था जो तुम्हारे हाथों में था। तारा आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा परिवार मिल गया। अब से तुम सास बहू को जलेबी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से राम अपने बेटे, बीवी और बहू को अपने पास बुला लेता है और वो लोग एक साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। जादुई विशाल मुर्गी चुड़ैल। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीता नाम की औरत अपने हाथों में एक छोटी सी मुर्गी लेकर आती है और सभी गांव वालों से बोलती है, अरे गांव वालों, देखो, ये देखो, ऋषि मुनि ने मुझे आशीर्वाद के रूप में क्या दिया है। सीता की आवाज सुनकर एक एक करके सभी गांव वाले सीता के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक औरत सीता से बोलती है, अरे ये क्या सीता बहन, जो इतनी रात को सभी गांव वालों को उठाकर यहाँ जमा कर रही हो? आखिर ऐसा भी कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है? कुछ ऐसा ही समझ लो बहन। अब कुछ देर में सभी गांव वाले उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद सीता सभी को अपनी मुर्गी दिखाती है और बोलती है, ये मुर्गी देख रहे हो आप लोग? हाँ सीता बहन, हम देख रहे हैं, पर बात क्या है बताओ? बहुत रात हो रही है, हम सबको सोने जाना है, बहुत नींद आ रही है। अरे इस मुर्गी का सच जब पता चलेगा तो तुम सबकी चुटकियों में नींद उड़ जाएगी। अरे गांव वालों, ये मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं है, ये एक जादुई मुर्गी है, हाँ, जो समय गुजरने के साथ साथ बड़ी होती जाएगी, साथ ही हम सभी गांव वालों का भला भी करेगी। क्या सच में? पर ये जादुई मुर्गी आखिर तुम्हें कहाँ से मिली? और अगर ये मुर्गी... उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विशाल रूप ले लेती है। उसके विशाल रूप लेते ही गांव के पेड़ पौधे के ऊपर बिजली टूटकर गिरने लगती है, जोर जोर से वर्षा होने लगती है, पशु पक्षी अपने आप तड़पने लगते हैं, चांद गायब हो जाता है। जिसके बाद चुड़ैल बूढ़े व्यक्ति से बोलती है, बुढ़े, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही कर, नहीं तो मैं तेरे साथ इस पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। तुम जैसा बोलोगी हम सब गांव वाले वैसा ही करेंगे। अब मुर्गी फिर से पहले जैसी छोटी हो जाती है और सीता मुर्गी को अपने घर में ले जाती है, जहाँ सीता मुर्गी से बोलती है, ये तुमने सही नहीं किया चुड़ैल रानी, तुम्हें गांव वालों को सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि ये गांव अब शापित हो चुका है और आने वाली पूर्णिमा की रात को ये गांव बंजर हो जाएगा। तुम यहाँ हम गांव वालों को बचाने के लिए आई हो, उस अघोरी बाबा से जिसने तुम्हें मारकर इस मुर्गी में कैद कर लिया है, और अब वो हमारे गांव वालों को मारने के लिए आ रहा है ताकि वो शक्तिशाली बन सके। सीता, मैं ये सच गांव वालों को नहीं बता सकती थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। पर अब सभी गांव वाले तुमसे डरेंगे, तुमसे नफरत करेंगे और तुमसे दूर भागेंगे। मुझे ये सब मंजूर है, पर मैं इस गांव वालों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं एक जादूगरनी थी,
मेरा काम ही था लोगों का भला करना। ये काम मैं मरने के बाद भी पूरा तो करूंगी ही करूंगी। और तुम्हें पता है, अगर मैं इस गांव वालों को बचा लेती हूँ तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उस अघोरी को उसके किए की सजा। इसीलिए मैं इन गांव वालों की दुश्मनी, नफरत सब सहने को तैयार हूँ। बस तुम मेरा साथ देती रहना सीता। जिसके बाद सीता चुड़ैल को कच्चा मांस खाने के लिए देती है और वो भी जाकर सो जाती है। अगली सुबह होते ही सभी गांव वालों की समस्या खत्म हो जाती है। ये देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं, परंतु जब विशाल जादुई मुर्गी को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और अब सभी गांव वाले जादुई विशाल मुर्गी से डरना बंद कर देते हैं और उसके साथ घुल मिल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सभी गांव वाले मुर्गी के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जोरों से आंधी और तूफान चलने लगते हैं, जिसमें कुछ इंसान हवा में उड़ जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल को समझ आ जाता है कि वो अघोरी इस गांव में गांव वालों की जान लेने के लिए आ गया है। जिसके बाद जादुई विशाल चुड़ैल मुर्गी बहुत बड़ी हो जाती है और अघोरी का सामना करती है। तो तू आखिर इस गांव में आ गया अघोरी, मुझे तेरा ही इंतजार था। आज होगी हम दोनों में बराबर की टक्कर। अब तू पिछली बार की तरह मुझे नहीं मार पाएगा, क्योंकि इस बार मेरे साथ पूरा गांव है और मेरे होते हुए तू इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने तुझे पहले भी मारा था जादूगरनी, और एक बार मैं फिर तुझे मारूंगा, जिसके बाद मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगा। मेरे पास बहुत सारी शक्तियां होंगी। तेरा ये सपना सपना ही रह जाएगा अघोरी। जादुई मुर्गी अपने जादू से एक पक्का मकान बना देती है और सीता से बोलती है, सीता तुम सभी गांव वालों को उस घर में ले जाओ और याद रखना कोई भी उस घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जब तक तुम गांव वाले उस घर में रहोगे तुम लोग सेफ रहोगे। पर हम तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मुर्गी। तुम मेरी चिंता मत करो, आज मैं इस अघोरी को खत्म कर दूंगी और खुद भी मुक्ति पालूंगी। चुड़ैल के कहते ही सीता सभी गांव वालों को लेकर उस घर में चली जाती है। जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से काफी देर तक लड़ती रहती है और अघोरी को आखिरकार खत्म कर देती है। अघोरी के खत्म होते हुए जादुई विशाल मुर्गी चुड़ैल के जाने का समय हो जाता है, परंतु चुड़ैल जाने से पहले सभी गांव वालों से मिलती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद गांव वाले उस चुड़ैल को खूब याद करते हैं और उसकी याद में एक विशाल मुर्गी का स्टैच्यू अपने गांव में बनवाते हैं।